नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको पाकिस्तान और चीन की तसल्ली बख्श धुलाई दिखाएंगे, जिसके प्रायोजक हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने एससीओ के मंच से पाकिस्तान की क्लास लगा दी और चीन के प्रधानमंत्री को भी खूब सुनाया। पाकिस्तान में जयशंकर वाली ये कुंजी जरूर देखिएगा। फिर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सत्ता का एक दिलचस्प वीडियो। आज क्यों उनकी शपथ के शब्द 15 साल पुरानी शपथ से थोड़े अलग है, उन्होंने कैसे अपनी सरकार में धर्म और क्षेत्र वाला संतुलन बनाया और कांग्रेस ने क्यों ऐन वक्त पर उनकी सरकार से दूरी बना ली, ये देखेंगे। इसके बाद नायब सिंह सैनी की बात, जिनकी सत्ता कल से हरियाणा में रिपीट होने वाली है। लेकिन हरियाणा में सीएम वाले ट्विस्ट को कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ 40 मिनट में क्लियर किया और कैसे नायब सैनी के नाम पर मोहर लगी, इसकी इनसाइड स्टोरी है। फिर यूपी के बहराइच में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता वाले 7 सबूत देखिएगा। कैसे हत्या से पहले उसके नाखून उखाड़े गए, करंट दिया गया और आखिरी सांस तक तड़पाया गया, इसकी चौंकाने वाली जानकारी अब सामने आई है। आज मोदी कैबिनेट ने बम्पर दिवाली गिफ्ट भी बांटे हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा दिया है। रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा किया गया है। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई है। साथ ही काशी में गंगा नदी पर रेलवे के अब तक के सबसे चौड़े पुल को मंजूरी दी गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी है। अदालत ने पराली को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिव को तलब कर लिया है। साथ ही ये सवाल भी पूछा है कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। पिछले 4 दिनों में फ्लाइट में बम मिलने की 12 धमकियों के बाद आज गृह मंत्रालय ने विमान उड्डयन मंत्रालय के साथ एक हाई लेवल बैठक की। इसमें डीजीसीए को रिपोर्ट तैयार करने और फर्जी कॉल करने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने का फैसला हुआ, जबकि दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच के लिए 6 एफआईआर दर्ज की हैं। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर के आक्रामक अंदाज की, जो एससीओ समिट के दौरान अलग अलग तस्वीरों और बयानों के जरिए देखने को मिला। सोचिए, 9 वर्ष के बाद भारत की ओर से कोई भी विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर गए और एक ही मंच से 2 पड़ोसी दुश्मनों को डायरेक्ट मैसेज दिया। जगह थी इस्लामाबाद का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, मंच था एससीओ समिट का। जब एस जयशंकर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के गुरु चीन की कूटनीतिक स्टाइल में तल्ख शब्दों से धुलाई कर दी, वो भी एससीओ समिट के सभी देशों के प्रतिनिधिमंडल के सामने। एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पीएम से हाथ भी मिलाया, साथ में डिनर भी किया, ग्रुप फोटो भी खिंचाई और जब मंच पर बोलने का मौका मिला तो चुन चुनकर पाकिस्तान को उसकी गलतियों, गलत नीतियों और गलत नियत का एहसास भी दिला दिया। ये भारत का आक्रामक अंदाज था, जिसके सूत्रधार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12 घंटे के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। पहली बार कल मिलाया था, जब इस दौरे के दौरान पहली बार मुलाकात हुई थी, और आज जब एससीओ समिट में एस जयशंकर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो दूसरी बार हैंडशेक वाली डिप्लोमेसी देखने को मिली। लेकिन 2 बार हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि भारत जरूरी मुद्दों पर सॉफ्ट हो जाएगा। शिष्टाचार अपनी जगह है, सच अपनी जगह। जब मंच से बोलने का मौका मिला तो चीन और पाकिस्तान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सीने में शूल की तरह चुभ रहे होंगे। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए साफ साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार संभव नहीं है। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए गंभीर चुनौती हैं। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है। ये भी कहा कि बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा जरूरी है। साथ में सलाह भी दे दी कि आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। इस मंच पर चीन के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, जिनके स्वागत में कल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दौड़ते हुए एयरपोर्ट तक गए थे। चीन के प्रधानमंत्री के सामने एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे के बॉर्डर का सम्मान करना चाहिए। जंग से विकास पर असर पड़ा है, सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। इस पूरी कहानी का एक पक्ष ये भी है कि चीन और पाकिस्तान चुपचाप साजिशों को अंजाम भी देते रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा मंच मिलता है तो दुनिया को दिखाने के लिए शांति गीत गाने लगते हैं, सौहार्द की चाशनी में डूबे डायलॉग मारने लगते हैं। आज भी यही हुआ। एससीओ के मंच से शहबाज शरीफ ने क्या कहा, यह भी जानिए।
शहबाज शरीफ ने एससीओ बैठक की शुरुआत करते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक तरक्की चाहता है। एक मजबूत एससीओ के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है। यानी उनकी भाषा में शांति की ग्लोबल रिपोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाले घिसे हुए शब्दों की भरमार थी। एससीओ समिट के दौरान और क्या-क्या हुआ, इस पर इस्लामाबाद से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे टीवी 9 के संवाददाता तारिक राना की बात भी सुन लीजिए। मुल्कों ने अपनी टर्न पर जो है तकारीर का सरबराहान मुमलिकत की जानिब से जो है तकारीर की गई और भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से रीजनल सिक्योरिटी, हमसायों के साथ ताल्लुकात और दीगर मामलात पर जो है सैर हासिल जो है बहस की गई, उनकी जानिब से तकरीर की गई, खिताब किया गया और उन्होंने मुतालबा किया कि शंघाई तावन तंजीम जो है अपने चार्टर के मुताबिक जो है अमल दरामद करे। अपने चार्टर पर उनकी जानिब से एक पैगाम भी दिया गया कि हमसायों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। और हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी शंघाई तावन तंजीम की साइड लाइन पर बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात भी हुई है और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और फ़रोग़ देने के लिए, मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए इस पर तबादला ख्याल भी किया गया। वैसे पाकिस्तान के लिए यह समिट खास था क्योंकि पिछले वर्ष गोवा में एससीओ की एक बैठक में एस जयशंकर ने पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाने से परहेज किया था। हालांकि इस बार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ हैंडशेक हुआ, डिनर भी हुआ, लेकिन बातों में नरमी नहीं आई। जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन दोनों की कूटनीतिक टीम की धुलाई कर दी। आज एससीओ समिट में वैसे तो जलवायु परिवर्तन, आर्थिक तरक्की, कारोबारी सहयोग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बोल्ड अंदाज और तल्ख तेवरों की। पाकिस्तान से आई 3 अलग अलग तस्वीरों से इसकी कहानी को आइए आपको बताते हैं। ये कल दोपहर की तस्वीर है जब भारत से 4 सदस्यों का दल पाकिस्तान पहुंचा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से अधिकारी एस जयशंकर को रिसीव करने एयरपोर्ट आए थे। रेड कार्पेट स्वागत के दौरान सूट बूट और काले चश्मे वाली ये तस्वीर उनके डिफरेंट अंदाज को बयां कर रही है और पाकिस्तान में इसकी चर्चा विशेष तौर पर हो रही है। एस जयशंकर की आज सुबह की इस तस्वीर को भी देखिए जब एससीओ समिट से पहले वो मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। एस जयशंकर ने आज सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर शेयर की। उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि उच्चायोग परिसर में भारत पाकिस्तान टीम के सहकर्मियों के साथ सुबह की सैर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में स्थित भारतीय दूतावास में अर्जुन का पौधा भी लगाया। आपको बता दें कि अर्जुन का पौधा एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है। इसका उपयोग हृदय रोगों के उपचार और सूजन कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेमी दिल का उपचार इससे हो पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इस लिहाज से ये तस्वीर भी पाकिस्तान पर एक गहरा कटाक्ष है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां आतंकवाद की फसल बहुत तेजी से उगती है। वहां आतंकवाद के पौधों को पेड़ बनते देर नहीं लगती। ऐसी धरती पर एस जयशंकर ने अर्जुन का पौधा लगाकर संदेश दिया कि आतंक के बीज नहीं बोने चाहिए और किसी भी देश के दिल को आतंकवाद के जहरीले पौधों से मुक्त रखना चाहिए। वैसे तो भारत के विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा 24 घंटे से भी कम का है, लेकिन उनके अंदाज और तेवरों की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब हो रही है। हमने इस पर आपके लिए एक न्यूज रील बनाई है ताकि वहां का माहौल आप तक भी पहुंच जाए। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें आज 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई। पहली घटना जम्मू कश्मीर की है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री की शपथ ली। उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दूसरी राजनीतिक घटना दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा की है, जहां नायब सिंह सैनी अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए।
कल वो सीएम पद की शपथ लेंगे। सत्ता में हम अपने न्यूज मित्रों को इन दोनों घटनाओं पर विस्तृत कुंजी दिखाएंगे, लेकिन पहले बात जम्मू कश्मीर की होगी, जहां आज इतिहास रचा गया। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री तो पहले भी बने हैं, शपथ ग्रहण पहले भी हुआ है, लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली। अब तक जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था। जो भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता था वो जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान की शपथ लेता था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब ये बदल गया है। और आज जब उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली और कहा कि वो विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। एक बार 2009 में जब उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली थी तब का वीडियो देखिए और आज का वीडियो भी देखिए और समझिए कि अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर कैसे बदल गया है। In the name of God, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by the law established, to the Constitution of the state. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. जम्मू कश्मीर में हुए इस बड़े बदलाव के बाद अब सत्ता में इस शपथ को माइक्रो लेंस से देखते हैं, जिसमें कई राजनीतिक घटनाएं ऐसी घटी हैं जिस पर राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला भले ही कांग्रेस को सरकार में शामिल करने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन वो अपने मंत्रिमंडल में धार्मिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए दिखे। उमर अब्दुल्ला खुद घाटी से जीते हैं, उनके पास सरकार की कमान है, तो जम्मू को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया है। इससे क्षेत्रीय संतुलन तो बन ही रहा है, धार्मिक संतुलन भी दिख रहा है, यानी मुस्लिम सीएम और हिंदू डिप्टी सीएम। अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में सीएम के अलावा कुल 5 मंत्री हैं, जिसमें 3 मुस्लिम और 2 हिंदू हैं। इसी तरह से कश्मीर के क्षेत्र से समेत 3 मंत्री हैं, जबकि जम्मू क्षेत्र से डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्री बने हैं, यानी मामला 50-50 का है और कोशिश ये दिख रही है कि धार्मिक और क्षेत्रीय समीकरण कायम रहे। एक एक कर मंत्रियों के नाम देखेंगे तो नौशहरा से विधायक सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। छम्ब सीट से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को भी उमर अब्दुल्ला ने मंत्री बनाया है। छम्ब विधानसभा सीट भी जम्मू जिले में आती है, जहां की 11 सीटों में से 10 बीजेपी ने जीती हैं। राफियाबाद से पहली बार चुनाव जीते अहमद डार को अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मेंढर से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले जावेद राणा पहली बार मंत्री बने हैं। महिला प्रतिनिधि के रूप में डियास्पोरा से विधायक सकीना इट्टू को मंत्री बनने का मौका मिला है। इस सबके बीच सेंट्रल कश्मीर क्षेत्र से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद आते हैं। सेंट्रल कश्मीर का इलाका नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। अभी कैबिनेट में 3 जगह और खाली हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सेंट्रल कश्मीर के इलाके से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के लिए भी कैबिनेट में जगह बनाकर रखी गई है, ताकि आगे सियासी बैलेंस भी बनाया जा सके। कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला ने अपनी टीम में धर्म और क्षेत्र दोनों के समीकरणों का बारीकी से ध्यान रखा है, लेकिन साथ ही चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस अब्दुल्ला सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शपथ की तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं। कांग्रेस सरकार में भले ही शामिल नहीं हुई है, लेकिन शपथ ग्रहण में कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोनों इस शपथ समारोह में मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला का पूरा परिवार भी इस मौके पर वहां मौजूद था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी न्योता मिला था, लेकिन वो दोनों वहां नहीं पहुंचे। इनके अलावा भी इंडिया गठबंधन के कई नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। कुल मिलाकर शपथ की तस्वीरें काफी ट्रेंडिंग रही। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जम्मू कश्मीर के नए सीएम को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उमर अब्दुल्ला को बधाई। केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। इस बीच शपथ लेने के बाद अपने पहले फैसले के रूप में उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर में सीएम के लिए कोई वीआईपी रूट नहीं लगेगा।
ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। लोगों को असुविधा ना हो इसका ध्यान रखा जाए और सायरन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएँ। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ इस्टेब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। स्टेट यूटी जब दी तो विकास किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी स्टेटहुड देने का वादा कर चुकी है और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसको कहा है। जहां तक कांग्रेस है, ये एक बहाना मात्र है। मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे और नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर में जो केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। स्टेटहुड के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा दबाव बढ़ाएं, आप ओथ न लें, उन्होंने माना नहीं। तो अब वो उनके पास कौन सी जादुई छड़ी है, वो लोगों को क्या कहते हैं आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारी तमन्नाएं फिर भी उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाएं। स्टेटहुड तो बहुत ज़रूरी है। हमारी पुरानी एक जम्मू कश्मीर बहुत पुरानी रियासत थी जो हिंदुस्तान का ताज मानी जाती थी, लेकिन उस ताज को जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि स्टेटहुड को रेस्टोर करना ताकि हमारे सारे हुकूक पावर जो है वो वापस आ सके। और नजरिया 9 ये है कि पद ग्रहण करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आई एम बैक, यानी मैं लौट आया हूँ। हालांकि स्थिति यह है कि उमर अब्दुल्ला भले ही सीएम हो, लेकिन 12 जुलाई की केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कार्यकारी अधिसूचना के मुताबिक अखिल भारतीय सेवाओं के कामकाज पर अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का ही होगा। वरिष्ठ नौकरशाही, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, लोक अभियोजन निदेशालय, जेल और जम्मू कश्मीर फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी एलजी के नियंत्रण में ही काम करेगी। महाधिवक्ता और दूसरे कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति पर भी एलजी से अंतिम मंजूरी लेनी होगी। अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के लिए सरकार को पहले एलजी की मंजूरी लेनी होगी। यानी जम्मू कश्मीर में सब कुछ इतना सरल नहीं होने वाला जितना दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में शपथ समारोह के बाद अब हरियाणा की चर्चा करते हैं, जहां आज कयासों की दीवार टूटी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मात्र 40 मिनट में नायब सिंह सैनी के दोबारा सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। हरियाणा बीजेपी विधायक दल ने उन्हें नेता चुना और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया, जिसके बाद नायब सिंह सैनी गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। दिलचस्प बात यह रही कि खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताने वाले अनिल विज ने नायब सिंह सैनी के नाम का अनुमोदन किया और जिन राव इंद्रजीत सिंह के नाम की चर्चा चलाई जा रही थी वो भी इस बैठक में मौजूद थे। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान पार्टी के लिए नायब सैनी को सीएम घोषित करना आसान नहीं रहेगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो अपने नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसी वजह से बतौर पर्यवेक्षक बनाकर यहां भेजा जा रहा है, लेकिन बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 40 मिनट की बैठक में नायब सैनी के नाम पर बतौर सीएम मोहर लगा दी गई।
पूर्व मंत्री और विधायक कृष्ण बेदी ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। अनिल विज ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसके बाद सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से नायब सैनी के नाम पर मोहर लगा दी। बड़ी बात यह रही कि दक्षिण हरियाणा की नुमाइंदगी कर रहे और दक्षिण हरियाणा के लिए सीएम की कुर्सी मांग रहे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को भी मीटिंग से ठीक पहले मीटिंग में बुला लिया गया था। उनकी बेटी विधायक आरती राव ने बताया कि सर्वसम्मति के साथ नायब सैनी को सीएम चुना गया है और दक्षिण हरियाणा की नुमाइंदगी को लेकर किसी भी तरह का कोई विरोध उनकी तरफ से नहीं किया गया और वो पार्टी के फैसले से खुश हैं। हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज लगातार वरिष्ठता के हिसाब से सीएम की कुर्सी पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बैठक में जाने से पहले ही उनके तेवर नर्म दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनकी कोई दावेदारी नहीं है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उन्हें मंजूर होगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी और अब बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, यहां पर इस तरह का कोई विवाद नहीं होता है। खास बात यह रही कि बीजेपी की बैठक के बाद एक बार फिर से आज जलेबी की चर्चा हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद विधायकों ने नायब सिंह सैनी को जलेबी खिलाई। नायब सैनी ने नेता चुने जाने के बाद ऐलान किया कि कल शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद ही वो शपथ लेंगे। बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। पहले ही मोदी जी को देश जनता नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में भी फिर से एक बार सरकार का रास्ता साफ हो गया है। तो तीसरी टर्म के लिए लगातार 15 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी जो हरियाणा का बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसी ने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के साथ। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने दूं, आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी 24,000 बच्चों का कल ही जब शपथ होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है। मलाल उनको होता है जिन्होंने उम्मीद रखी होती है, मैंने तो कभी रखी नहीं। अब क्या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है सरकार में? कभी नहीं पाऊंगा, कभी नहीं पूछा, कभी नहीं कहूँगा। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए तैयार। कभी नहीं कहा आज तक। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और सबका सिस्टम भी ये है कि किस तरह से हरियाणा को विकास की गति में और बढ़ाई जाए, किस तरह से देश के विकास की गति और बढ़े। डबल इंजन की सरकार में संभव है। लोकतंत्र में वो जीते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि उनको अब हरियाणा की जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इस बीच बीजेपी कल हरियाणा में होने वाले शपथ समारोह को बड़ा और भव्य बनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें जीतने पर विरोधियों के हमले झेलने वाली बीजेपी ने इसके लिए एनडीए के सभी 31 सहयोगियों को न्योता भेजा है। एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। आज शाम से ही एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता चंडीगढ़ पहुंचना शुरू हो रहे हैं। कल चंडीगढ़ में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होगी। एनडीए के 31 घटक दलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री एनडीए नेताओं को संबोधित करेंगे। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद एनडीए नेताओं की ये पहली बैठक होगी। बैठक चंडीगढ़ के होटल ललित में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा हो सकती है। अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले न्यूज मित्र जरा अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि सत्ता में हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो उनके लिए चिंता का हॉर्न है। दरअसल दिल्ली की सड़कों पर बहुत जल्द चालान काटने वाले एआई इंस्पेक्टर से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप सोच रहे होंगे आपने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बारे में सुना है, लेकिन ये एआई इंस्पेक्टर कौन है? तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में अगर रेड लाइट वाला सिग्नल जंप किया तो अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका चालान काटेगा। अगर ड्राइविंग के वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाई तो अब ऐसे लोगों को दिल्ली में एआई कैमरा नहीं छोड़ने वाला है।
दिल्ली की सड़क पर ओवर स्पीड ड्राइविंग की तो एआई इंस्पेक्टर उनके खिलाफ सुपर फास्ट एक्शन लेगा। अगर गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करते हुए मिल गए तो एआई वाला ये सिस्टम ढूंढ कर चालान काटेगा। और आने वाले वक्त में अगर कोई दिल्ली में बिना हेलमेट बाइक चलाता मिला तो उसे एआई के चालान वाला डंडा पड़ेगा। और इसकी वजह है एक ऐसा हाईटेक चालान सिस्टम जिसे जल्द दिल्ली में लाने की तैयारी हो रही है, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। दरअसल जल्द ही दिल्ली में एक ऐसा चालान सिस्टम लागू करने की योजना है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस होगा। और आने वाले वक्त में दिल्ली में यही एआई कैमरे सड़कों पर नियम तोड़ने वालों का चालान काटेंगे। ये तैयारी दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक नियमों को दुरुस्त करने के लिए की है। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से इसे लेकर टेंडर भी जारी कर दिया गया है। यानी आने वाले समय में अब कैमरे के रूप में तैनात ये एआई इंस्पेक्टर सड़क पर अफलातून बनकर गाड़ी चलाने वाले लोगों का चालान काटेंगे। और सबसे बड़ी बात, अक्सर कुछ लोग चाचा विधायक हैं हमारे या किसी और रिश्तेदार की पहुंच का हवाला देकर चालान से बच जाते थे। उन्हें अब ये मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये एआई इंस्पेक्टर किसी की नहीं सुनेंगे। अब दिल्ली में एआई चालान वाले सिस्टम का रोड मैप क्या होगा, ये भी आइए आपको बताते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में 500 चौराहों पर ये एआई कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत साल 2025 से होगी। हालांकि पहले चरण में 50 चौराहों पर ये एआई कैमरे लगाए जाएंगे। जल्दी ही ये भी समझ लेते हैं कि एआई इंस्पेक्टर नियम तोड़ने वालों का चालान कैसे काटेंगे, यानी ये एआई कैमरा काम कैसे करेगा। जानकारी के अनुसार ये कैमरे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन करके चालान जनरेट करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी गाड़ी को लेकर चोरी की रिपोर्ट है तो भी एआई कैमरा रिपोर्ट के आधार पर ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट करेगा। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी की वैधता खत्म हो चुकी है तो सॉफ्टवेयर की मदद से एआई कैमरा इसे पकड़ लेगा और अधिकारियों को इसकी सूचना देगा। सरकार को उम्मीद है कि इस तकनीक के जरिए न सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एक्शन होगा बल्कि सड़क हादसों में भी कमी आएगी। इस पर हम आपको एक न्यूज रील भी दिखाते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं और आपको लगता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि जहां पर आपने रूल को तोड़ा वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसे वायलेशंस को रोकने के लिए दिल्ली सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही है। ऐसे कैमरों का इस्तेमाल कर रही है जो कि वाहन की नंबर प्लेट से ही जो वायलेशन करने वाला है उसकी तमाम जानकारियां लेकर उस पर सीधे तौर पर जुर्माना करेगी। सर क्या योजना है? जी, तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो वायलेशंस जो हैं वो रिपोर्ट होती हैं लेकिन चालान वगैरह काटने में मैनुअली मुश्किल होती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए और जो कुछ कैमराज ऐसे भी होंगे जो नंबर प्लेट को रीड करके और तुरंत इंटेलिजेंस के द्वारा उसको चालान ऑटोमेटिक 500 जगहों को चिन्हित भी किया गया था। जी बिल्कुल, जो जहां ट्रैफिक ज़्यादा है वो सारी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया। फिलहाल ऐसी 500 जगह जो है सुनिश्चित की गई है जहां पर इस इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम को लागू किया गया है और इसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने योजना शुरू की है। चेतन शर्मा के साथ जितिन भाटी में बतौश दिल्ली। सत्ता में अब हम अपने न्यूज मित्रों को भारत में जर्मनी के राजदूत का हिंदुस्तानी और दिलचस्प अंदाज दिखाते हैं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार जब कोई नई चीज दी जाती है, नया घर बनाया जाता है या नई गाड़ी खरीदी जाती है तो लोगों की बुरी नजर से बचाने के लिए उस पर नींबू और मिर्ची लटकाए जाते हैं, नारियल तोड़कर पूजा की जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश की इन मान्यताओं को केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी राजदूत भी पूरी निष्ठा के साथ अपना रहे हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्करमैन ने 15 अक्टूबर को एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदी जिसे उन्होंने लोगों के सामने पेश किया। पहले जर्मन राजदूत ने इस कार पर अपने देश का झंडा लगाया, लेकिन इसके बाद जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। एक्करमैन ने भारतीय परंपरा के अनुसार अपनी कार में एक नींबू मिर्ची लटकाया, फिर कार के सामने एक नारियल फोड़ा। इसके बाद दूतावास के कर्मचारियों ने उन्हें बुके देकर बधाई दी। अब जर्मनी के राजदूत का ये हिंदुस्तानी अंदाज वायरल हो गया है।
Basically, I really like that little ceremony. It's very Indian. We broke the coconut and we put the chili and lemon inside. My drivers told me that you do that. It is auspicious. It is like a blessing to the car, and I'm very happy to do it because I'm in India. वैसे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नींबू और मिर्ची का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए किया जाता रहा है। ये प्रथा धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास से भी जुड़ी हुई है। बहुत से लोग इसे एक शुभ संकेत मानते हैं, तो कई समुदायों में ये एक सामाजिक परंपरा बन चुकी है, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आ रहे हैं। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में भी नींबू और मिर्ची के एक साथ प्रयोग का जिक्र मिलता है। कई लोक कथाएं भी मिलती हैं जो इस विषय से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था आज भी इसमें बनी हुई है। वैसे नींबू और मिर्ची के गठजोड़ को लेकर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण भी है, जो स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा है। शरीर को डिटॉक्स यानी शुद्ध करने और रोगों से बचाने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। वैसे आपको याद होगा 2019 में जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी लेने फ्रांस गए थे, तब उन्होंने वहां पर उसकी पूजा की थी। फ्रांस के मेरिनेक में राजनाथ सिंह ने राफेल पर ओम लिखा था, नारियल चढ़ाया था और पहियों के नीचे नींबू भी रखा था। तब इसे लेकर भारत में काफी विवाद भी हुआ था, कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे। लेकिन सोचिए, जिन भारतीय मान्यताओं को लेकर भारत में ही प्रश्न किए गए, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई। अब उन मान्यताओं को भारत में मौजूद दूसरे देशों के राजदूत अपना रहे हैं। ये है किस तरह से आप दूसरे देश में रहते हैं तो वहाँ का रहन सहन और वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं। और अब वक्त हो चुका है सत्ता में आज का वक्त खत्म होने का। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।